गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कैरियर सेपर। मैं सुभाष पोद्दार आप लोगों के लिए एक 25 क्वेश्चन का सेट मॉडर्न हिस्ट्री पे लेकर आया हूँ और ये एग्ज़ाम के एंगल से बहुत ही प्लॉजिबल है। आप इसे देखें और खुद को भी मार्क करें कि हम कितना बना पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति का प्रसार और तीव्रीकरण से विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन की उत्पादन संबंधी और वित्तीय श्रेष्ठता समाप्त हो गई। तो देखें, इसमें औद्योगिक क्रांति का प्रसार और तीव्रीकरण ये जब हुआ तो ब्रिटेन को अन्य यूरोपीय देशों और अमेरिका से चुनौती मिलने लगा। तो इस तरह से इसका जो प्रोडक्शन रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड जो सुप्रीमेसी थी वो लगभग छीन होती जा रही थी। तो ये कब हुआ? ऑप्शन देखें, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में। पूर्वार्ध करने का मतलब कि आधे से अधिक। 18वीं सदी के पूर्वार्ध मीन्स हुआ आधे से पहले का, उत्तरार्ध आधे से बाद वाले का। तो 18th सेंचुरी के पूर्वार्ध में, पहला ऑप्शन 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में, 19th सेंचुरी के पूर्वार्ध में और 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ ब्रिटेन के समक्ष 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 1850 के बाद बहुत अधिक ब्रिटिश पूंजी लगी थी। 1850 के बाद ऑप्शन देखें, रेलवे, भारत सरकार को दिए गए ऋण, कोयला खदानों में, जहाजरानी में। 1850 के बाद की जो स्थिति थी, ब्रिटिश पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट था ब्रिटिश भारत में, वो सबसे अधिक रेलवे में था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया जाता था उस रूप में था। और कोयला खदानों, जहाजरानी या फिर चाय के बागानों में, इन सभी में कम था। तो ऊपर के दो ऑप्शन में अधिक पूंजी लगी थी, तो इसका आंसर ई चला जाएगा। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, इस तरह का आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ है, अब ऑप्शन देखें, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि, कंपनी का प्रतिनिधि, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन अगर देखेंगे, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य ही तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, इसलिए ए और डी तो एक ही है। और बी सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि और कंपनी का प्रतिनिधि। अब 1858 है, तो इसमें आपको जज करना है कि 1858 में क्या हुआ। तो कंपनी का तो शासन खत्म हो गया, तो फिर इस पावर चला गया सम्राट के हाथ में, और फिर वहाँ से भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नाम से एक पोस्ट क्रिएट किया गया, जिसको यहाँ पर सरकार चलाना था। तो वो तो अलग बात है, लेकिन गवर्नर जनरल को भी पहले की भांति यहाँ का शासन देखना था, लेकिन अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि। आंसर भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। वर्ष 1861 में संसद में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए भारत सचिव डैश ने कहा था। तो आप देखे होंगे कि कमीशन के एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा स्टेटमेंट किन का था, कौन से भारत सचिव का था जो 1861 में संसद में भारत परिषद विधेयक पेश कर रहे थे। तो ऑप्शन देखें, लॉर्ड स्टैनली, चार्ल्स वुड, लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल, जॉर्ज हैमिल्टन, ये चारों भारत सचिव ही थे। तो अब आपको ये देखना है कि 1861 में कौन भारत सचिव रहे होंगे, ये जज करना है। तो ऑप्शन ए में लॉर्ड स्टैनली को देखें तो इनका कार्यकाल था 2 अगस्त 1858 से 11 जून 1859 तक, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे। किंग्स लिन से ये सांसद थे। तो ये तो इस दायरे में नहीं आएंगे, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है। चार्ल्स वुड के बारे में सोचें। चार्ल्स वुड का कार्यकाल रहा है जून 1859 से फरवरी 16, 1866 तक। तो ये इस रेंज में आ रहे हैं। और चार्ल्स वुड लिबरल पार्टी से थे और हैलिफैक्स से सांसद थे। हैलिफैक्स और रिपन एक लोकसभा क्षेत्र था वहाँ का, वहाँ से वो सांसद रहे थे। और थर्ड ऑप्शन में देखें, लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल, तो इनका कार्यकाल था 24 जून 1885 से जनवरी 28, 1886 तक। तो ये भी आउट ऑफ रेंज हो रहे हैं। और इनका भी संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से था। ये पेडिंगटन साउथ से सांसद थे। चौथा ऑप्शन अगर देखें, जॉर्ज हैमिल्टन, तो इनका भी कार्यकाल था 4 जुलाई 1895 से 9 अक्टूबर 1903 तक। ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद थे, एलिंग से। तो इस तरह से अगर ये सब टाइमलाइन याद रहेगा तो आप पकड़ पाएंगे कि 1861 में कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड। क्वेश्चन नंबर 5, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल का आकार बढ़ाकर उसे नाम दिया गया। तो इस तरह का चेंजिंग लाया गया था कि जो इनका काउंसिल था गवर्नर जनरल का, उसमें 6 से 12 कर दिया गया था। उसका साइज बढ़ाया गया था ताकि वो उसका काम भी बढ़ गया था ना। तो काम बढ़ने के बाद तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिल बनाना पड़ता है। तो इस तरह से उसका आकार बढ़ाया गया था, साइज बड़ा किया गया था। तो उसका नाम क्या दिया गया था, ये चीज़ जानना है। तो ऑप्शन देखिए, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली और इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप गौर करेंगे या टेक्स्ट पढ़े होंगे तो पकड़ पा रहे होंगे, इसका आंसर भी होगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 6, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में उठाया। अब किसने उठाया ये जानना है। लिटन, मेयो, डफरिन, एल्किन।
तो अगर गौर करेंगे तो मेयो 1870 में प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला स्टेप लिया था, और एक अमाउंट फिक्स करके दिया जाता था ताकि पुलिस, जेल, एजुकेशन, मेडिकेशन और रोड वगैरह के प्रशासन के लिए उसमें पैसा लगाया जा सके, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार उसमें खर्च कर सके। ये काम मेयो का था। और लीटन 1877 में मेयो के ही प्लान को एक्सटेंड किया, बढ़ाया आगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड मेयो। नंबर 7, वर्ष 1858 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने सेना का पुनर्गठन किया। अब ये तो सर्वविदित है कि 1857 का जो युद्ध हुआ उससे ब्रिटिश हुकूमत में बहुत बड़ा सबक लिया, और सबसे पहला ध्यान गया उसका सेना पर, उसको रीऑर्गेनाइज करने का। तो ऑप्शन देखें, बंगाल की सेना में भारतीय यूरोपीय अनुपात 1:2 तथा मद्रास और मुंबई में 2:4 रखा गया। अगर गौर करेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि बंगाल की सेना में भारतीय यूरोपीय अनुपात तो 1:2 था, लेकिन मद्रास और मुंबई में 2:5 था, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। सेना के भारतीय अंग का संगठन संतुलन और जवाबी संतुलन तथा बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया गया। ये बिल्कुल सही है, ऐसा किया भी गया था। बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस और डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी बेस था वो सेना के अंदर डाल दिया गया। ऑप्शन सी देखें, अवध बिहार मध्य भारत। अवध बिहार मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों को लड़ाकू, जबकि पंजाबियों, गोरखों और पठानों को गैर लड़ाकू जाति घोषित कर भर्ती क्रमशः घटाई और बढ़ाई गई। तो ये सारा ऑप्शन कंसेप्चुअल है, आपको मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन में ही ये सारा फैक्ट डाले हैं, और उसी में कहीं कहीं डाटा इधर उधर करके इसको ऑप्शन बनाया है। तो देखिए, ऑप्शन बी तो सही है, ऑप्शन ए गलत हुआ। ऑप्शन सी में अवध बिहार मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों को लड़ाकू, जबकि पंजाबियों, गोरखों और पठानों को गैर लड़ाकू जाति घोषित कर भर्ती क्रम से घटाई और बढ़ाई गई। अब यहाँ गौर कीजिए, ये जो अवध बिहार मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिक थे, ये 1857 में भाग लिए थे। तो इनसे तो छूट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हुआ, तो उन लोगों ने एक मनगढ़ंत लड़ाकू और गैर लड़ाकू कॉन्सेप्ट लाया। ऐसा इसलिए लाया कि ब्रिटिश सैनिकों के बीच एक फूट जैसी स्थिति बरकरार रहे। और भी बहुत कुछ किया गया, जाति, धर्म, संप्रदाय, इस आधार पे भी सैनिकों में उसमें दूरी बनाने का एक प्लान बनाया गया। तो इन लोगों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया था, अवध बिहार मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों को, जबकि इन लोगों को, पंजाबियों, गोरखों और पठानों को लड़ाकू घोषित किया गया था। और इस वजह से भर्ती का जो था फ्रीक्वेंसी वो उसमें बहुत कम हो गया। अवध बिहार इत्यादि से जो
आते थे भर्ती में, जबकि इन लोगों की भर्ती पूरी तरह से बढ़ा दी गई, पंजाबियों गोरखों और पठानों की। तो ये बी ऑप्शन गलत हुआ। यहाँ लड़ाकू के जगह गैर लड़ाकू होना था, यहाँ गैर लड़ाकू के जगह लड़ाकू होना था। ऑप्शन डी देखिए, किसी भी रेजिमेंट में जातियों और संप्रदायों के आधार पर कंपनियां नहीं बनाई गई। तो ये भी गलत है, क्योंकि ज़्यादातर रेजिमेंट में जातियों और संप्रदायों के आधार पर कंपनियां बनाई गई थी। तो इस तरह से आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। उन्होंने यह परीक्षा कब उत्तीर्ण की? ये बहुत आसान सवाल है। और ऑप्शन देखें, 1859, 63, 64, 78। तो अगर ऑप्शन देखें तो ये 59 में तो नहीं किए थे, 63 में किए थे। 64 भी गलत है, 78 भी गलत है। 59 और 78 का जो है ये ऑप्शन, 59 में भी ICS के लिए कुछ था कि एज जो था 23 ईयर रखा गया था, वो 59 में था, 78 में उसको घटाकर कम कर दिया गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी 63, 1863। क्वेश्चन नंबर 9, ICS की परीक्षा में बैठने का आयु 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, तो ये का ऑप्शन देखें, 59, 1859, 63, 64, 78। तो 23 तो था 59 में, और फिर ये 19 वर्ष कर दिया गया 78 में। तो आंसर हो जाएगा डी 1878। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपियों का एक मतलब कि सर्टेन नंबर होना बिल्कुल आवश्यक माना भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने। तो ऐसा इस तरह की व्यवस्था उन्होंने कब रखी? 1878, 89, 93, 96। तो इस तरह की व्यवस्था 93 में की गई थी किम्बरले द्वारा, 1893। क्वेश्चन नंबर 11, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी का पद भी संभाल लिया। अब देखिए, इसमें तो वन लाइनर क्वेश्चन जो आता है, रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी का पद संभाला, तो इस तरह से एक लाइन में आता है क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका कुछ रीज़न भी छिपा हुआ है कि ऐसा पद उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि वही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर उसको थोड़ा सा एम्फेसिस डालना था, मतलब ताकि और जो अन्य ताकतें थी उनसे बचते हुए। तो ऐसा इस तरह का पदभार उन्होंने कब संभाला?
1858, 61, 63, 78, 76। तो ऐसा उन्होंने 1876 में किया था। 1876। क्वेश्चन नंबर 12, किस वायसराय ने यह बात स्पष्ट की कि राजा महाराजा अपने राज्यों का शासन केवल ब्रिटिश सम्राट के एजेंटों के रूप में करेंगे? बिल्कुल एजेंट बनने के लिए कॉम्पेल कर देना जो प्रिंसली स्टेट थे उसके जो राजा हुआ करते थे उस समय। तो इस तरह की बात किस वायसराय ने स्पष्ट कर दी? तो ये ढूंढना है, लिटन, डफरिन, एल्गिन, कर्जन। तो इस तरह का काम कर्जन के द्वारा हुआ था। ये सारे प्रतिक्रियावादी वायसराय कहे जाते थे। प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब कि इनको इंपीरियल जो आइडियोलॉजी था उसके तहत जो राज्य अपने कब्जे में करके रखना था उसमें और ये गंभीर होकर काम करने लगे। एक तरह का इनका एक्ट रिएक्शनरी था, क्योंकि तुरंत ये हुआ था, सिपाही मीटिंग हुआ था 1887 में। इससे सबक लेते हुए इन लोगों ने प्रतिक्रियावादी रुख अपनाया। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हों स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। तो गौर से अगर पढ़ेंगे तो ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। और ये जो बीच में डाला गया है जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हो। तो पहले क्या होता था कि बिल्कुल ब्रिटिश ऑफिशियल्स लोकल बॉडी सबको देखते थे और वो जो होना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे पब्लिक एम्यूनिटी के लिए वो वंचित रह जाता था पब्लिक से। लेकिन रिपन ने ऐसा किया, कुछ थोड़ा हिम्मत दिखा के, लेकिन वो अपर्याप्त ही साबित हुआ। रिपन एक ऐसा पॉलिसी लेके आया कि ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंध किया जाए। उससे रिलेटेड एक नीति लेके आया रिपन। तो अब आपको पता लगाना है कि रिपन वो पॉलिसी कब लेके आया। तो ऑप्शन देखें, रिपन 1864, 68, 82, 83। तो अगर डेट वगैरह याद रखते होंगे तो पकड़ पा रहे होंगे। रिपन ने ऐसा पॉलिसी 1882 में लाया था। क्वेश्चन नंबर 14, अगर हम बिना किसी राजनीतिक सत्ता दिए मात्र शाही उपकरणों के रूप में देसी राजवाड़ों को बनाए रखें तो भारत में हम तब तक बने रहेंगे जब तक कि समुद्र पर हमारा वर्चस्व बना रहेगा। अब इसमें देखिए, इस स्टेटमेंट में जो उस समय के प्रिंसली स्टेट थे ब्रिटिश इंडिया में, उसको एक टूल मात्र समझा जाता था और वैसा बना के उसको रखने का एक प्लान भी बन चुका था कि इसको अगर हम एक रॉयल टूल के रूप में यूज करें, शाही उपकरण के रूप में, तो हमारा वर्चस्व तब तक बना रहेगा जब तक समुद्र पर हमारा वर्चस्व रहेगा। यानी कि नेविगेशन, तो उस समय नेविगेशन पे ही सबका पावर था। तो नेविगेशन तो ठीक था ही, अब इस ब्रिटिश इंडिया के अंदर उसको एक ऐसा टूल बना के रखना था अपने राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए। तो
ऐसा स्टेटमेंट हालांकि सर जॉन मेलकॉम द्वारा दिया गया था। तो इस कथन को ही कोट करते हुए, उद्धृत करते हुए कैनिंग ने लिखा था कभी। तो आपको पता करना है कि ये कब लिखा गया था कैनिंग के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इसे बड़ा क्वेश्चन समझ के नहीं छोड़ें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऐसा कैनिंग के द्वारा लिखा गया था 1860 में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीयों के दबाव में प्रशासनिक सेवाओं का धीरे धीरे भारतीकरण किया गया। तो जो ICS का एग्ज़ाम हुआ करता था वो बहुत टफ था इंडियन के लिए। अगर कोई इंडियन अगर इंग्लिश बहुत जानता भी है तो फिर वो लैटिन बेस्ड इंग्लिश को करना पड़ता था। ग्रीक और लैटिन का इस्तेमाल हुआ करता था उस समय इंग्लिश में भी। तो टफ था इस तरह से लैंग्वेज में भी। दूसरा बात कि वो इंग्लैंड में जाके देना पड़ता था, तो बहुत कम भारतीय उसमें सक्षम हो पाते थे। हालांकि जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे फर्स्ट ICS, उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर भी बहुत टफ था ये इंडियन के लिए। तो फिर इस साइड से दबाव पड़ने लगा, तो फिर इसका धीरे धीरे इंडियनाइजेशन किया गया प्रशासनिक सेवाओं का। तो ये पता करना है कि कब ऐसा हुआ, 1916 से, 17 से, 18 से, 1918 के बाद से। तो इस तरह का काम 1918 के बाद से ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, 1886 में भारत सरकार ने सर्वाधिक खर्च किए। 1886 में भारत सरकार, तो अगर उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो कितना खर्च किया, अगर ये चीज़ पढ़े होंगे तो याद भी होगा। कुल 47 करोड़ रुपया में से मिलिट्री पर 19.41 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन पर 17 करोड़ रुपया, एजुकेशन, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ पर 2 करोड़ से भी कम रुपया, और इरिगेशन पर सिर्फ 65 लाख रुपया। तो इस तरह से अब देखें सर्वाधिक खर्च किए गए, तो ऑटोमेटिक सेना पर खर्च किया गया। सेना पर ऑप्शन बी सही है। 16, क्वेश्चन नंबर 17, यह कानून मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था। बाल श्रम से संबंधित था। ये इंडियन फैक्ट्री एक्ट का सवाल है। तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1861, 71, 81, 91। तो इसमें से आपको चूज करना है कि ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कौन सा था। तो अगर याद होगा तो पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था, जिसमें कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को एंट्री नहीं दिया गया, लेकिन 7 से 12 साल के बच्चे को 9 घंटे प्रतिदिन काम करने का सिस्टम बनाया गया, और उसको 1 महीने में 4 छुट्टियाँ भी देने का प्रावधान किया गया। जबकि सेकेंड जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट था वो 1891 में आया था। ऑप्शन डी में भी देखें 1891, ये सेकेंड इंडियन फैक्ट्री एक्ट है। तो इसमें भी कुछ सुधार लाया गया कि वीकली हॉलीडे सभी मजदूरों के लिए किया गया। जो महिला वर्कर थी उसको 11 घंटे पर डे काम दिया गया, उससे अधिक नहीं, और जो बच्चे थे उसको 7 घंटे पर डे। लेकिन जो पुरुष वर्कर थे
कार्य करने के घंटे की सीमा तय नहीं की गई। तो ऐसा होगा तो बाल श्रम से संबंधित कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में एक आधुनिक प्रेस की बुनियाद डाली थी। तो आधुनिक प्रेस की बुनियाद, ऑप्शन देखें, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांस। तो पुर्तगालियों ने तो प्रिंटिंग प्रेस लाया, ये बहुत पहले लाया था, 1556 में ही लाया था, लेकिन जो आधुनिक प्रेस था उसकी बुनियाद डाली गई अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, चार्ल्स मेडक्राफ्ट ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रेस का क्या मुक्तिदाता इनको बोला जाता है। तो ये कब ऐसा किए थे? भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कब किए थे चार्ल्स मेडक्राफ्ट? तो ऑप्शन देखें, 1830, 33, 35, 78। इसमें हो जाएगा आपको 1835। क्वेश्चन नंबर 20, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया। तो आप सभी जानते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्नाक्यूलर मीन्स भारतीय भाषा वाला। प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। तो ये तो पहले लाया गया था, फिर इंडियन साइड से एजिटेशन हुआ, विरोध किया गया, फिर तब जाके ये रद्द हुआ। तो इसमें ऑप्शन देखें, 1835, 78, 82, 85। तो इसका आंसर हो जाएगा 1882 में इसको रद्द किया गया। नंबर 21, हमसे कहा जाता कि अंग्रेज एक शासक जाति है और उन्हें हम पर शासन करने तथा हमें बंधन में रखने का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, और अगर हम विरोध करते तो हमें शासक जाति के 3 समान गुणों की याद दिला दी जाती थी। नस्लवाद पर टिप्पणी करते हुए ऐसा किसने कहा? तो जैसा कि आप जानते हैं, उस समय अंग्रेज बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, क्रिश्चियानी दिल्ली की तरह बिहेव कर रहा था यहाँ पर भारत में। तो जैसे कि अब तो गोरों के लिए अलग जो होता है प्लेटफॉर्म पे यात्री का ठहरने का, फिर कंपार्टमेंट जो रेलवे का होता है वो सब, पार्क में अलग जगह, इस तरह से एक विभेदकारी जो चरित्र शो करने लगा, वो नस्लवाद को ही दर्शाता था। तो यहाँ के लीडर को भी खलता था। तो उस पर टिप्पणी करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजों का नेपाल के साथ अक्टूबर 1814 में युद्ध हुआ। नेपाल सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर शांति की बातचीत करनी पड़ी। तो ये तो हो गया कि अंग्रेज हिमालय का जो प्रदेश था वो जीतना चाहता था, क्योंकि उसका जो ये था साम्राज्यवादी सोच को लेके आगे बढ़ना था और उसको एक्सटेंशन करना था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना था।
तो इसी विस्तारीकरण के क्रम में नेपाल या हिमालय के जंगल से ललचाए अंग्रेज नेपाल पर चढ़ाई किए। 1814 में युद्ध हुआ और फिर स्वाभाविक था कि नेपाल सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा और फिर एक पीस डील हुआ। पीस डील में कॉम्पेल किया जाता है, अपना शर्त पे उसको हारने वाले को कॉम्पेल किया जाता है, विवश किया जाता है। तो हारने वाला तो खोएगा ही, इसलिए नेपाल उस समय क्या खो दिया। इसी पर क्वेश्चन है, ऑप्शन देखें, गढ़वाल, कुमाऊं, तराई प्रदेश, सिक्किम। तो अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये चारों का चारों चीज नेपाल सरकार के हाथ से निकल गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजों ने स्वतंत्र बर्मा से युद्ध करके अंततः उस पर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों ने स्वतंत्र बर्मा पर युद्ध किया तो कितनी बार किया और कब किया, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा कि ये 3 बार युद्ध हुआ था बर्मा के साथ। जो पहली बार युद्ध हुआ था वो 1824 से 26 तक हुआ था और उस समय रंगून को कैप्चर किया गया मई 1824 में। और दूसरा जो युद्ध हुआ बर्मा के साथ वो 1852 में हुआ। उसमें जो एक तटीय प्रदेश था, उसके पास बचा हुआ अंतिम तटीय प्रदेश था पेगू, वो भी अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया। और तीसरा युद्ध हुआ नवंबर 13, 1885 को। तो इस तरह से 3 युद्ध हुआ और ये सारे युद्ध 19वीं शताब्दी के हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, 19वीं सदी में 3 बार। क्वेश्चन नंबर 24, बर्मा के स्वाधीनता संग्राम को कमजोर कर सकने की आशा में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। तो ऐसा कब किया, ये भी क्वेश्चन वेल नोन है और प्रायः आता है सिर्फ अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया, इस तरह का ही लाइन आता है, छोटा लाइन। लेकिन इसके पीछे जो ऊपर का लाइन है ये उसका थोड़ा रीजन है। तो ऐसा अलग क्यों किया, तो बर्मा के जो राष्ट्रवादी लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करने के क्रम में वो यहाँ आईएनसी से भी हाथ मिला लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ऐसा अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये एक यूनिटी डेवलप हो और फिर हमारे सामने कुछ बड़ा हर्डल पेश हो जाए। तो इस तरह से वो ये अलग करने की एक नीति बना दी गई। इसका रीज़न यही था, बर्मा के स्वाधीनता संग्राम को कमज़ोर कर देना। इसी आशा में ऐसा किया गया। तो ये कब किया गया, ये 1935 में किया गया। सही है। अफगानिस्तान के साथ, क्वेश्चन नंबर 25, अफगानिस्तान के साथ संबंधों में अस्थायी बनने से पहले की ब्रिटिश सरकार के उनसे 2 युद्ध हुए। बनने से पहले यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ सबसे ये यहाँ पर मिस्टेक से हुआ है। लाइन है कि अफगानिस्तान के साथ संबंधों के अस्थायी बनने से पहले, ये सबसे यहाँ पर गलत है। से पहले ब्रिटिश
मिस्टेक हुआ है प्रिंट करने में। क्वेश्चन है ऐसा, अफगानिस्तान के साथ संबंधों के अस्थायी बनने से पहले भारत की ब्रिटिश सरकार के उनसे 2 युद्ध हुए। ऐसा है लाइन। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ संबंधों के अस्थायी बनने से पहले भारत की ब्रिटिश सरकार के उनसे 2 युद्ध हुए। ऑप्शन देखें, पहला फरवरी 1839 में, ऑप्शन बी पहला अगस्त 1839 में, ऑप्शन सी दूसरा 1878 में, ऑप्शन डी दूसरा मई 1879 में। तो अगर अफगानिस्तान के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, 1857 के सिपाही म्यूटिनी के बाद का जो सिनारियो बना उस समय, तो आप पाएंगे कि अगस्त 1839 में ये हुआ था। अच्छा, अगस्त 1839 का जो ये ऑप्शन है बी नंबर, तो इस समय क्या हुआ था, काबुल को कैप्चर कर लिया गया था और जो उस समय के शासक थे वहाँ के दोस्त मोहम्मद, उसको गद्दी पर से हटा के शाह शुजा को बैठाया गया था। और जबकि पहला युद्ध हुआ था फरवरी 1839 में, लेकिन अगस्त 1839 में क्या हुआ, काबुल कैप्चर हो गया। तो पहला युद्ध ये ऑप्शन ए सही है। अब ऑप्शन सी आइए दूसरा 1878 में। तो ये सी नंबर जो है यहाँ, ये अफगान का दूसरा अफगान युद्ध इसको बोला जाता है, 1878। अब इसमें क्या हुआ, मई 1879 को एक पीस डील हुआ। अफगानिस्तान अंग्रेज के हाथों हारने के बाद एक पीस डील हुआ। तो उसमें उस समय का जो शासक था शेर अली, उसका बेटा याकूब खान अंग्रेज़ों के साथ एक संधि पर साइन किया जिसका नाम था गंदमक की संधि। तो इस तरह से इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका बनता है ऑप्शन ए। पहला युद्ध फरवरी 1839 में हुआ, जबकि दूसरा 1878 में हुआ। इस तरह से इसका आंसर चला जाएगा ई। तो इसमें प्रथम युद्ध में रूलर कौन था अफगानिस्तान का, दोस्त मोहम्मद, जबकि सेकेंड जो युद्ध हुआ, अब दूसरा अफगान वार जो हुआ, तो उसमें शेर अली था रूलर। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन का मॉडर्न हिस्ट्री पर सेट खत्म हुआ। आप इसे देखेंगे और फिर अपना मार्किंग भी करेंगे और ज्ञानवर्धन करते रहें। ओके, गुड नाइट।